हेलो हेलो। आवाज, हाँ ठीक है। देख लीजिए वहां से कनेक्शन, देखिए ना वहां से। ठीक। जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको इंटरमीडिएट जो आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे कि जो पेपर है उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आज जो पेपर हुई है वो आपको भूगोल की पेपर हुई, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे कि जो उत्तर है उसको हम लोग जानेंगे। और जान लीजिए कि सेंटर ऑफ एग्जाम से लगभग 70% प्लस प्रश्न जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं हूबहू पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, तो साथियों, कह रहा है कि पर्यटन भूगोल क्या कह रहा है कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल जो है मानव भूगोल के इस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आर्थिक भूगोल, उसके बाद है आपको क्या, तो आपको अधिवास भूगोल, उसके बाद है आपको नगरीय भूगोल, फिर है आपको राजनीति भूगोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको आर्थिक भूगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो साथियों, यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि मानव भूगोल के जनक जो है वह आपको किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि मानव भूगोल के जनक जो है वो आपको फ्रेडरिक रेटजेल जो है, इन्हीं को क्या होता है कि आपको कहा जाता है। और फ्रेडरिक रेटजेल जो थे वो कहाँ के थे, तो आपको जर्मनी के थे। ये सब आप याद रखिएगा। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको आर्थिक भूगोल होगा। चलिए दो में चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपागम उपनिवेश युग में क्या है कि आपको प्रचलित था। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं उपनिवेश युग में प्रचलित उपागम, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है स्थानिक संगठन, उसके बाद कह रहा है अन्वेषण एवं वितरण, उसके बाद है क्षेत्रीय विभेदन, उसके बाद है आपको उत्तर आधुनिकतावाद। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उत्तर आधुनिकतावाद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि उपनिवेशवाद हम कहते हैं किसे। तो देखिए, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल या कमजोर राष्ट्र पर, लेकिन संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र पर जब अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और वहां की शासन व्यवस्था को स्वयं अपने हित के लिए संचालित करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको उपनिवेशवाद कहते हैं। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देखते चलना है। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे, तीन में क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि होंटे टाट किस महाद्वीप में रहते थे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं होंटे टाट, यह आपको एक आदिवासी है, क्या है, एक आदिवासी है, जनजाति है, ठीक है ना, जो आपको किस महाद्वीप में रहते हैं। तो देखिए, कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका आपको सबसे पहले क्या महादेश है ही नहीं, ये आपको एक देश है। उसके बाद है आपको एशिया, क्या है, एशिया, ठीक है ना, तो इसमें भी आपको नहीं होंगे। उसके बाद है आपको अफ्रीका। तो देखिए, तो ये जो होंटे टाट है ना, ये आपको अफ्रीका में रहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि अफ्रीका महादेश जो है वो आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से जो है वो आपको विश्व में दूसरा स्थान जो होता है वो आपको रखता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से जो पहला स्थान रखता है वो आपको एशिया रखता है, ठीक है ना। तो तीन का जो राइट आंसर होगा, ठीक है ना, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं चार में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए, कह रहा है मानव बुद्धिमत्ता, उसके बाद है आपको प्रौद्योगिकी, उसके बाद है लोगों के अनुभव, उसके बाद है आपको मानवीय भाईचारा। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। और जहां भी आप लोगों को दिक्कत हो, अगर किसी ऑप्शन में या किसी भी आंसर में अगर आपको संदेह हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए आगे, क्या करा है, देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से जो है वो आपको संबंधित है। तो देखिए, करा है कृषि भूगोल, उसके बाद करा है आपको संसाधन भूगोल, फिर है आपको सांस्कृतिक भूगोल, फिर है आपको सैन्य भूगोल। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको सांस्कृतिक भूगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको बिल्कुल इसका क्या है कि आपको सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्या कह रहा है कि साक्षरता मापन के लिए, मतलब कि लिटरेसी के मापन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 5 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। तो देखिए, तो 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है कि आपको जो साक्षरता है उसके
परिभाषा को बदल दिया गया। अर्थात कहने का मतलब हुआ क्या कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा में लिख या पढ़ सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। और उस साक्षर के दर को जो है हम कहेंगे साक्षरता दर कहेंगे। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो आपको केरल है, और यहाँ की साक्षरता दर जो है 93.91%। ठीक है ना, 2011 के अनुसार। उसके बाद भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो आपको बिहार है, और बिहार की साक्षरता दर जो है वो आपको कितनी है? तो आपको 63.82%, यानी कि लगभग 65% के आसपास बिहार में जो है वो आपको साक्षरता दर है, जो कि सबसे कम है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए साथ में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बुशमैन संबंधित है। तो देखिए, तो बुशमैन एक जनजाति है। क्या है? जनजाति है, जो आपको क्या है कि कलाहारी मरुस्थल से क्या है कि आपको संबंधित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी इधर जो देख रहे हैं थार, यह क्या है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा जो है यह आपको विश्व का क्या कहेंगे कि आपको सबसे बड़ा जो है वो आपको रेगिस्तान है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन है? तो क्या कहेंगे? सहारा है। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा कहेंगे तो आपको थार है, और थार से ही आपको अलग एक मरुस्थल हुआ है जो है आपको चोलिस्तान। ठीक है ना, जो कि आपको पाकिस्तान में है। तो साथियों, 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 8 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है? तो देखिए, कह रहा है स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिलस, तो ये आपको गलत है। पोर्ट निर्माण उद्योग लुसाका, ये भी आपको क्या है? गलत है। उसके बाद है वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, ये भी आपको गलत है। फिर है आपको लौ इस्पात उद्योग, कह रहा है पीटर्सबर्ग, तो यह इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं पीटर्सबर्ग, ये आपको कहाँ है? ये आपको रूस में। इसे जंग का कटोरा जो है वो आपको कहा जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 9 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो देखिए, कह रहा है नीदरलैंड, उसके बाद है नामीबिया, ब्राजील, मेक्सिको। तो साथियों, फूल उत्पादन के लिए पूरे दुनिया में जो प्रसिद्ध है वो आपको नीदरलैंड है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है ना। बाकी इधर जो ब्राजील देख रहे हैं, ये आपको कॉफी उत्पादन के लिए क्या है कि आपको विश्व प्रसिद्ध है। मेक्सिको जो है, ठीक है ना, ड्रग्स के लिए पूरे दुनिया में जो है सबसे ज्यादा कुख्यात है। तो ये जो देख रहे हैं नो, उसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 10 में क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र जो है वो आपको नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है मध्य चिली, उसके बाद कह रहा है दक्षिणी कैलिफोर्निया, उसके बाद है आपको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, फिर है आपको दक्षिणी यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको दक्षिणी यूरोप। यह जो दो दक्षिणी यूरोप देख रहे हैं, यह आपको भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 11 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है मतलब सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद कह रहा है मास्को, उसके बाद है आपको पर्थ, दिल्ली। तो देखिए, ये जो सिलिकन घाटी है ये आपको सैन फ्रांसिस्को में क्या है कि आपको अवस्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का सिलिकन वैली जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए, तो भारत का सिलिकन वैली जो है वो आपको बेंगलुरु को जो है वो आपको कहा जाता है, और बेंगलुरु को सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि यह सैन फ्रांसिस्को है कहाँ? तो देखिए, ये सैन फ्रांसिस्को जो है ना, यह आपको कहाँ है? ये आपको अमेरिका में। मॉस्को जो है ये आपको रूस में। कहाँ है? रूस में, इसे याद रखना है। पर्थ जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है दिल्ली, तो ये सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है भारत में। कहाँ है? भारत में। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में जैसे भी चीज आए आप उसे देख लीजिएगा। तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि लॉरेंस सार प्रदेश उत्पादित करता है क्या? तो सबसे पहले जान लीजिए कि लॉरेंस सार प्रदेश है कहाँ। तो यह आपको जर्मनी में है। क्या है? जर्मनी में। और साथियों, यह क्या उत्पादित करता है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है लौह अयस्क, ठीक है ना, उसके बाद है सोना, कोयला, अभ्रक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको लौह अयस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि लौह अयस्क में कौन कौन से अयस्क आएंगे। तो देखिए, तो इसमें आप जो मुख्य रूप से आता है वो आपको हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। उसके बाद जो आ जाएंगे साथियों वो आपको मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। और उसके बाद जो है आपको लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये सभी के सभी जो है आपको लोहा के प्रमुख अयस्क है, और भी अयस्क है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी इधर देखिए, लड़का कभी कभी कोयला और लोहा में फंस जाता है, तो कोयला को कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 वर्गों में जो है वो आपको बांटा गया है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें एक जो हो जाएंगे वो आपको एंथ्रासाइट, क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, जो कि सबसे प्रमुख कोयला का प्रकार है। उसके बाद जो है दूसरा वो है आपको बिटुमिनस, क्या है, बिटुमिनस, इसको भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है आज में ही, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको तीसरा वो है आपको लिग्नाइट, और चौथा जो कोयला का प्रकार है वो है आपको पीट, क्या है, पीट। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कोयला के 4 प्रकार है कार्बन की मात्रा के आधार पर, और उधर जो देख रहे हैं लॉयस्क, ठीक है ना। तो लॉयस्क मुख्य रूप से जो है वो आपको 3 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आपको लिमोनाइट। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद की जो है वो आपको देन है। तो देखिए, कह रहा है रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, झूम कृषि, इनमें से सभी। तो देखिए, तो उपनिवेशवाद की जो देन है ना वो आपको रोपण कृषि है, क्या है, रोपण कृषि, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 14 में, क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग है, यानी भूमि उपयोग संवर्ग है। तो देखिए, कह रहा है निबल, बोया गया क्षेत्र, उसके बाद है प्रतिभूमि, वन भूमि, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बाबू, यह इसका क्या है कि आपको राइट आंसर है। और कहीं से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या किसी भी आंसर में आपको डाउट होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जो अर्थव्यवस्था है वो आपको कौन है। तो साथियों, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जो अर्थव्यवस्था है इस दिए गए ऑप्शन में वो आपको कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए, तो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को जो है 3 वर्गों में जो है वो आपको बांटा गया है। एक है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें आपको निजी स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, ठीक है ना, और इसका उद्देश्य निजी लाभ अर्जित करना होता है। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इसमें क्या होता है कि जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उस पर आपको राज्य का स्वामित्व होता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है आपको सामाजिक कल्याण। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है क्या है, तो इसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, मतलब कि निजी व्यक्ति भी और आपको जो सरकार है दोनों मिलकर क्या करते हैं कि आपको कार्य करते हैं इस अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। तो हमारे भारत में जो है वो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको आपको याद रखना है। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 16 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से इसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है वो आपको स्थित है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है बिहार, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको झारखंड। और झारखंड का एक बड़ा ही फेमस कोयला क्षेत्र है जिसका नाम है आपको झरिया, क्या है, झरिया, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो झरिया है झारखंड में है, और ये किस लिए जाना जाता है, तो आपको कोयला के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपको झारखंड जो है खनिज संपदा के दृष्टि से क्या है कि आपको काफी ज्यादा संपन्न राज्य है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही युग में है। देखिए, कह रहा है पंजाब, आगे उसकी राजधानी दिया है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, बिल्कुल क्या है कि आपको राइट है। हरियाणा, इसकी भी राजधानी जो है वो आपको चंडीगढ़ है, क्या है, चंडीगढ़ है, बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है वो आपको चंडीगढ़ है, मतलब तीनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि चंडीगढ़ जो है ना इसे गुलाबों का शहर कहते हैं, क्या कहते हैं, गुलाबों का शहर, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि प्रमुख शहरों के जो भौगोलिक उपनाम है उसको आपको देख लेना है। चलिए 18 में क्या करा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर जो है वो आपको है। तो देखिए, कह रहा है जमशेदपुर, शिमला, भोपाल, वाराणसी। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं जमशेदपुर, ये आपको क्या है जानते हैं, तो आपको औद्योगिक नगर है, क्या है, औद्योगिक नगर है। बाकी इधर जो शिमला देख रहे हैं ये आपको पर्यटन नगर है, क्या है, पर्यटन नगर है। इधर जो देख रहे हैं भोपाल, ये आपको राजधानी नगर है, कैसा नगर है, राजधानी नगर है। वाराणसी जो देख रहे हैं ये आपको सांस्कृतिक नगर है, कैसा नगर है, सांस्कृतिक नगर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि औद्योगिक नगर जो है आपको जमशेदपुर है, और यहीं पर क्या है कि आपको निजी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो आपको स्थापित है। तो इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। बाकी इधर जो देख रहे हैं शिमला, ठीक है ना, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में, भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है, वाराणसी जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में है। तो इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 19 में, और जहां भी दिक्कत हो, ठीक है ना, आपको कमेंट करके बताना है, हम आपकी समस्या का हर हाल में समाधान करेंगे, ठीक है ना।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यापार का संबंध जो है किससे है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। तो देखिए साथियों व्यापार जो है वो आपको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये जो आपको व्यापार है क्या है, व्यापार है, ठीक है ना, वाणिज्य है क्या है, वाणिज्य है, ठीक है ना, इसके अलावा आपको परिवहन है क्या है, परिवहन है, संचार है क्या है, संचार है, मुद्रा है क्या है, मुद्रा है, इसके अलावा आपको बैंकिंग है क्या है, बैंकिंग है। ये सब जो होते हैं वो आपको किस क्षेत्र में आते हैं, तो आप क्या कहोगे कि सभी के सभी जो है वो आपको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है वो आपको आते हैं। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। और तृतीय क्रियाकलाप को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 19, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 20 में क्या करा है कि किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक, यानी कहने का मतलब हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ठीक है ना, उसको तैयार किया था। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है भारत, श्रीलंका, श्रीलंका सूडान, पाकिस्तान श्रीलंका, उसके बाद कह रहा है भारत पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको भारत पाकिस्तान। तो भारत के विद्वान थे आपको अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान के विद्वान थे आपको यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक। दोनों व्यक्ति ने मिलकर क्या किए थे कि आपको मानव विकास सूचकांक जो है उसको क्या किए थे कि आपको तैयार किए थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और पहली मानव विकास रिपोर्ट जो आपको प्रकाशित होती है वो आपको कब होती है, ये आपको 1990 में। और किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आपको यूएनडीपी के द्वारा, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये सब आप अच्छे से याद रखोगे। तो 20 का राइट आंसर डी हो गया। चलिए 21 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि विश्व के प्रमुख पतन जो है, पतन मतलब हो गया बंदरगाह, ठीक है ना, क्या है, बंदरगाह, ठीक है ना। कह रहा है कि किस प्रकार के, तो देखिए कह रहा है विस्तृत पतन, तेल पतन, नौसेना पतन, यात्री पतन। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्तृत पतन। चलिए अब चलते हैं 22 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आपको कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है NH 44, NH 17, उसके बाद NH 5, NH 105। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको NH 44। और यह NH 44 जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या होती है कि आपको जाती है, मतलब कि भारत के उत्तरी छोर से वो डायरेक्ट क्या जाती है, तो आपको दक्षिणी छोर तक जाती है। इसीलिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेंगे तो हो जाएगा NH 44। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन अगर NH 44 ऑप्शन में नहीं दे तो आप मारेंगे क्या जानते हैं, NH 7 मारेंगे। क्या मारेंगे, 7, क्योंकि NH 44 से पहले क्या है कि NH 7 जो था वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। तो 22 का राइट आंसर ये है। चलिए 23 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर क्या है कि आपको स्थित है। तो साथियों नदी तट पर जो है ना वो आपको कोलकाता है। कौन है, कोलकाता है। तो कोलकाता किस नदी के तट पर है जानते हैं, तो ये आपको हुगली नदी के तट पर जो है वो आपको स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर है। और एक चीज याद रखिएगा, कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की क्या है कि आपको राजधानी है। क्या है, राजधानी है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसको बढ़िया से देख लोगे। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 में क्या है कि नर्मदा बेसिन इन दो नदी बेसिनों के बीच जो है वो आपको अवस्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है ना। और यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में क्या होता है कि आपको विभाजन का कार्य करती है। और यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और आपको मध्य प्रदेश, ठीक है ना, इसके अलावा गुजरात क्या है, गुजरात होते हुए यह खंबात की खाड़ी में क्या करती है कि आपको मतलब अपना मुहाना बनाती है। तो यह जो आपको नदी बेसिन है ना यह आपको माही और तापी के क्या है कि आपको बीच जो है आपको अवस्थित है। तो देखिए नर्मदा हो, ताप्ती हो, चाहे वो माही हो, पेरियार हो, क्या हो, पेरियार हो, इसके अलावा आपको मांडवी हो, जुआरी हो, ये सब ऐसी नदियां हैं भारत की, ठीक है ना, जो आपको पश्चिम की ओर क्या होती है कि आपको प्रवाहित होती है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 25 में क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है कि मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है कहाँ। तो देखिए कह रहा है धारवाड़ क्रम के चट्टानों में, उसके बाद कह रहा है आपको गोंडवाना क्रम के चट्टानों में, विंध्यन क्रम के चट्टानों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो मैग्नीज जो है ना वो आपको धारवाड़ क्रम के चट्टानों में क्या होते हैं कि आपको पाए जाते हैं। और कोयला कहेंगे तो ये आपको गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। तो याद रखिएगा, तो कोयला अगर पूछा जाता तो हो जाता आपको गोंडवाना क्रम के चट्टानों में, ठीक है ना। और मैग्नीज पूछ रहा है तो क्या कहिएगा, तो आपको धारवाड़ क्रम के
चट्टानों में। और मैंगनीज का जो ज्यादातर उपयोग होता है वो आपको क्या होता है कि आपको लौह इस्पात उद्योग में, ठीक है ना, आपको जंग रोधी इस्पात बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि मैंगनीज का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हमारे भारत में वो आपको मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इसका सबसे अधिक भंडार अगर पूछेंगे तो वो आपको उड़ीसा में है। तो 25 का राइट आंसर ए है। चलिए 26 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है कहाँ। तो देखिए, तो ये जो कोरबा है ना, ये आपको कोयला के लिए जाना जाता है। तो ये जो कोरबा मतलब खनन क्षेत्र है साथियों, ये आपको कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है केरल में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, त्रिपुरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है कि आपको सही आंसर है। चलिए चलते हैं 27 में। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लास कैसी लग रही है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके अपना फीडबैक जो है हमें जरूर बताएं, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि नुमालीगढ़ का संबंध जो है किससे है। देखिए कह रहा है कोयला से, मैग्नीज से, पेट्रोलियम से, अभ्रक से। तो देखिए ये जो नुमालीगढ़ है इसका जो संबंध है साथियों वो आपको पेट्रोलियम से, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कह रहा है हाथी दांत उद्योग संबंधित है किससे। तो देखिए तो हाथी दांत किससे मिलेगा, तो आपको पशु से। किससे मिलेगा, पशु से, यानी कि हाथी क्या है, एक पशु है। तो इसलिए यह कैसा उद्योग है जानते हैं, तो ये आपको पशु क्या है, पशु उद्योग है। मतलब कि कह रहा है कि हाथी दांत उद्योग संबंधित है किससे, तो कहिएगा पशु उद्योग से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर है। चलिए 29 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि गुरु महिसानी प्रसिद्ध है किसके लिए। तो देखिए कह रहा है लौह के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए। तो साथियों ये जो गुरु महिसानी है ना, ये आपको लौह के लिए है, क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सर गुरु महिसानी है कहाँ। तो देखिए तो यह जो है ना बाबू, यह आपको ओडिशा में, कहाँ है, ओडिशा में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो आपको नहीं है। तो देखिए कह रहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में आपको नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ से एक बात है कि सर महाराष्ट्र में कौन है। तो देखिए तो महाराष्ट्र में जो है ना वो आपको तारापुर क्या है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र है। गुजरात में कहेंगे तो ये आपको काकरापर क्या है, काकरापर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। राजस्थान में कहेंगे तो ये आपको रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह है। तो इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएंगे। तो देखिए आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको आएंगे, इसलिए आप लोग इसके एनालिसिस को बढ़िया से देखिए और आप अपने क्वेश्चन में इसको लिखते जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में लगभग आपको 70% क्वेश्चन जो है आपको इससे आएंगे, ठीक है ना। आप लिख कर रख लो कि जितना हम एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, हर हाल में आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर के तट पर जो है अवस्थित है। प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा क्या है, महासागर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके तट पर कौन शहर अवस्थित है। तो देखिए कह रहा है कटवरी, विनिपेग, वैंकूवर, उसके बाद है आपको क्यूबेक। ये सभी जो है कनाडा का शहर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको वैंकूवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैंकूवर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए 32 में कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन जो है वो आपको नहीं है। तो देखिए कह रहा है भूमि, हवन, जल, खनिज। तो देखिए खनिज प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद भवन, तो भवन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी भूमि भी जो है वो आपको प्राकृतिक संसाधन है। सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन कहिएगा तो आपको भूमि है। क्या है, भूमि है, क्योंकि भूमि को एक मौलिक संसाधन भी जो है वो आपको कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि लॉ एस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए तो लॉ एस्क का एक निश्चित क्या है कि आपको भंडार है। क्या है, भंडार है, जो कि एक दिन समाप्त होगी। क्या होगी, समाप्त होगी। और समाप्त होने वाले संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको अनवीकरणीय कहते हैं, या उसी को कहते हैं क्या जानते हैं, तो आपको यानी कि परंपरागत संसाधन कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो जैसे देखिए आपको लॉ एस्क हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब आपको इसके एग्जाम्पल है। तो कहीं पर आप अपना लिख लेना कि जो प्राकृतिक गैस है, क्या है, प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। याद रखिएगा पेट्रोलियम, क्या है, पेट्रोलियम, ठीक है ना। पेट्रोलियम के बाद जो है साथियों वो आपको कोयला, क्या है, कोयला। इसके अलावा आपको खनिज संसाधन, क्या है, खनिज संसाधन। तो देखिए तो ये आप जो भी देख रहे हैं ना
सभी के सभी जो है वो आपको क्या जानते हैं, वो आपको यानी कि शक्ति का जो है वो आपको और नवीकरणीय क्या है कि आपको स्रोत है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 34 में क्या करा सुनिए। करा कि वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। ये देखिए भारत की जनसंख्या जो थी वर्ष 2011 में वो आपको 121.01 करोड़ थी। तो यहाँ से एक बात आएगी कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपको कौन है। तो देखिए तो यह आपको उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर हम राज्य की बात करेंगे तो हो जाएगा आपको सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ से एक बात पूछा जाएगा कि बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए तो हमारा जो बिहार है ना वो आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में जो है वो आपको तीसरा स्थान रखता है। और उसी में कहेंगे कि घनत्व के मामले में बिहार का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो आपको पहला है। क्या है, पहला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बिहार का अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा बिहार जो है वो आपको 12वें नंबर पर है। कितवें नंबर पे है, 12वें नंबर पे। तो देखिए सब कुछ आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसका घनत्व जो है वो आपको सर्वाधिक है। देखिए पूछ ही दिया, केरल, बिहार, गोवा, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनसंख्या के अनुसार, ठीक है ना, सॉरी जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति जो है वो आपको रहते हैं, ठीक है ना, सबसे घना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है। और केरल जो है साक्षरता दर के मामला में, इसके अलावा आपको लिंगानुपात में सबसे क्या है कि आपको आगे है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है। कह रहा है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। बिल्कुल सही बात है। ये तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो आपको चेन्नई है। चेन्नई भारत का एक पत्तन है। बिल्कुल सही है कि भारत का एक बंदरगाह है। चेन्नई एक तटीय नगर है। क्या है, तटीय नगर है। बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए 37 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से क्या है कि आपको संबंधित नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि सूचना आधारित क्रिया, अनुसंधान, ठीक है ना, मौद्रिक, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, सेवा। तो देखिए कह रहा है कि कौन आपको चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। तो देखिए तो सूचना आधारित क्रिया है, अनुसंधान भी है, सॉफ्टवेयर सेवा भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक एवं बैंकिंग, यानी कि मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक है ना। यह आपको तृतीय क्रियाकलाप है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा कि यह जो है कैसा क्रियाकलाप है, तो आपको तृतीयक जो है वो आपको क्रियाकलाप है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है या इसका क्या है कि आपको राइट आंसर है। और आप लोगों को एनालिसिस कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताएंगे। आप लोग बहुत सारे जगहों पे जो है आपको सेंटर एग्जाम में जो आपको सब्जेक्ट होते हैं उसका एनालिसिस कराए गए होंगे, आप लोग उसे देखे भी होइएगा। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है आपको अंतर जरूर नजर आए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। क्या आगे देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि पनामा नहर के क्या है, नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ किस देश को हुआ। तो देखिए तो पनामा नहर के निर्माण से सर्वाधिक लाभ जो होता है ना वो आपको अमेरिका का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे और अगले चीज जो है उसे हम लोग देख लेते हैं 39 में। कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना जो समाप्त होती है वो आपको 2007 में, क्या है, 2007 में। तो एक चीज याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना को पहले हटाइए, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना समझते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी हमारे भारत में वो आपको 1951 में, और लास्ट जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो आपको थी 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका अंत होता है 2017 में। तो देखिए तो 1951 से 2017 तक जो है वो आपको पंचवर्षीय योजना चलती है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1951 से 1956 थी, ठीक है ना। ये आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 2012 से 2017 थी। क्या थी, 17 थी। और अब तक जो है मात्र 12 ही पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको बनी है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के साथ नए चीज जो है वो आपको आ गए हैं। तो ये जो देख रहे हैं 39, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे 40 में क्या करें कि किसी प्रदेश का आर्थिक विकास जो है किस कारक पर निर्भर करता है। तो देखिए कह रहा है संसाधन, जलवायु, जल का अभाव। तो देखिए तो किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास जो है ना वहाँ
उपलब्ध संसाधन पर क्या करता है कि आपको निर्भर करता है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 41 में क्या कह रहा है सुनिए, करा कि हरके बराज का संबंध जो है किससे है। तो साथियों ये जो देख रहे हैं हरके बराज, ठीक है ना, इसका जो संबंध है वो आपको इंदिरा गांधी नहर से। तो यहाँ से एक बात आती है कि इंदिरा गांधी नहर अपने लिए जो आवश्यक पानी लेता है हरके बराज से लेता है। तो हरके बराज जो है किस नदी पर है, तो यह आपको सतलुज क्या है, सतलुज और ब्यास नदी जो है इसी पर आपको क्या है कि हरके बराज बांध जो है आपको बनाया गया है, और उसी से इंदिरा गांधी नहर अपने लिए क्या करता है कि आपको आवश्यक पानी लेता है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे, कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। तो साथियों ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई है ना वो आपको डेसिबल है, क्या है, डेसिबल है, ठीक है ना। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस किसी भी ऑप्शन में डेसिबल दिया है, आप भी देख लीजिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो देखिए सब कुछ आपको बढ़िया से याद रखना है, आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछे आप उसे देख लोगे बढ़िया से। आइए आगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का जो है वो आपको कारण है। तो देखिए कह रहा है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो देखिए तो अम्ल वर्षा का जो कारण है वो आपको वायु प्रदूषण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, अगले जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी जो है भारत में आते हैं। तो देखिए तो भारत में सर्वाधिक प्रवासी जो आते हैं ना वो आपको कहाँ से जानते हैं, बांग्लादेश से। और बांग्लादेश जो है हमारा एक क्या है कि आपको पड़ोसी देश है, जिसके साथ हमारा जो बॉर्डर है वो आपको 4096 किलोमीटर जो है वो आपको सटा हुआ है। और बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है, याद रखिएगा। एक जो है आपको पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो हो जाएगा आपको असम। देखिए ये सब याद रखिएगा, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा जो है वो आपको मेघालय, क्या है, मेघालय। उसके बाद जो हो जाएगा साथियों वो आपको त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा। और फिर हो जाएंगे आपको मिजोरम। तो देखिए तो ये 5 ऐसे राज्य है जिसके साथ क्या है जानते हैं कि आपको बांग्लादेश जो है हमारे साथ सीमा को क्या करता है कि आपको साझा करता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 45 में क्या कह रहा है साथियों कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग विकसित है। तो देखिए तो ऑस्ट्रेलिया के क्या है कि आपको जो पश्चिमी भाग है उसी पश्चिमी भाग में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है वो आपको विकसित की गई। तो 45 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 46 में क्या करा है, करा कि आईटीडीपी क्या है, आईटीडीपी क्या है। तो साथियों आईटीडीपी जो है करा है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समन्वित जनजातीय, ठीक है ना, विकास प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका क्या है कि आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए 47 में क्या कह रहा है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है। तो साथियों इसमें जो खाद्य फसल है ना वो आपको गेहूं है, क्या है, गेहूं है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपको चुकंदर, कॉफी, चाय, गेहूं, तो इसमें खाने वाला जो है ना वो आपको गेहूं है। बाकी देखिएगा चाय, कॉफी, तो ये सब आपको पेय पदार्थ है, क्या है, पेय पदार्थ है, ठीक है ना। और चुकंदर जो है वो आपको सब्जी भी है, फल भी है, क्या है, फल भी है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन कृषि के लिए सहायक है, मतलब कृषि के विकास के लिए क्या सहायक है। तो देखिए सिंचाई बिल्कुल आपको जरूरत है, क्या है, जरूरत है। मानव श्रम यानी जिसको आप लोग कहते हैं लेबर, क्या है, लेबर। परिवहन, क्या है, परिवहन। डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है बसीन क्षेत्र संबंधित है किससे। तो साथियों ये जो बसीन क्षेत्र है ऑप्शन ए कह रहा है लॉयस्क, तांबा, खनिज तेल, इनमें से कोई नहीं। तो बस्तीन जो है ना वो आपको खनिज तेल क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो बस्तीन तेल क्षेत्र देख रहे हैं ये आपको पश्चिम अपतटीय क्या है कि आपको तेल क्षेत्र है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपको पश्चिम अपतटीय जो तेल क्षेत्र है, क्या है, अपतटीय तेल क्षेत्र, वो आपको कौन कौन है इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। तो देखिए तो पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र के अंतर्गत जो है सबसे पहले आपको आएंगे बॉम्बे हाई, क्या है, बॉम्बे हाई आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो आपको बस्तीन जो तेल क्षेत्र है वो आ जाएगा। इसके अलावा आपको आलिया भट्ट, क्या है, आलिया भट्ट। तो देखिए आलिया भट्ट, आलिया वेट, ठीक है ना, इस प्रकार से याद रखिएगा। तो हो जाएगा आपको आलिया वेट, क्या हो जाएगा, आलिया वेट, ठीक है ना। इसके अलावा जो हो जाएगा आपको नीलम, क्या है, नीलम, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको पश्चिम अपतटीय क्षेत्र का क्या है कि आपको प्रमुख तेल क्षेत्र है। तो इसको आपको याद रखना है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 50 में
क्या कह रहा है कि मणिपाल जो है, ठीक है ना, वो आपको प्रसिद्ध है। तो देखिए, तो मणिपाल जो है ना, यह आपको कह रहा है तांबा के लिए, ये नहीं है। घड़ी के लिए, ये भी नहीं है। अब कह रहा है उच्च शिक्षा के लिए, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब मणिपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 51 में कह रहा है कि ब्राजील प्रसिद्ध है। कह रहा है कॉफी के लिए, कपास के लिए, दाल के लिए, फूल के लिए। तो देखिए, तो ब्राजील जो है कॉफी के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है, और ब्राजील में कॉफी के जो बागान होते हैं उसको कहा जाता है, आपको क्या जानते हैं? तो आपको फैजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैजेंडा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है। चलिए 52 में क्या करा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, करा है औद्योगिकरण उत्तरदायी, मतलब औद्योगिकरण के कारण क्या क्या हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, करा है ध्वनि प्रदूषण के लिए। तो देखिए, औद्योगिकरण के कारण क्या होता है कि आपको ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है। डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं 53 में क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है हथकरघा उद्योग, ठीक है ना, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको हथकरघा उद्योग। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह आपको बिल्कुल जो है इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में जो है वो आपको अवस्थित है? तो देखिए, कह रहा है शिवराय पहाड़ी, बाबा बुदन, क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी, अरावली श्रेणी। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं कर्नाटक, इस कर्नाटक में जो है वो आपको बाबा बुदन पहाड़ी जो है वो आपको अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका राइट आंसर है। चलिए 55 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में जो है वो आपको अवस्थित है? तो देखिए, कह रहा है मदुरई। तो मदुरई जो है तमिलनाडु में, आप देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है नागपुर, यह आपको महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह देखिएगा कानपुर जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में, क्या है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है लुधियाना, ये आपको कहाँ है? तो आपको पंजाब में, कहाँ है? पंजाब में। तो सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा जानते हैं? तो आपको लुधियाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछ दिया गया। अक्सर बच्चे जो है इसका आंसर मार देते हैं कानपुर, जो कि उसका आंसर गलत होता है। क्या है? गलत होता है। चलिए अब चलते हैं 56 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? क्या है? दक्षिण भारत में। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंडक। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। और गोदावरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको वृद्ध गंगा कहते हैं, या आपको इसी को बूढ़ी गंगा जो है वो आपको कहा जाता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि आपको दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहेंगे? तो साथियों दक्षिण भारत की गंगा जो है वो आपको किसे कहा जाएगा? तो देखिए, तो ये आपको कावेरी को कहा जाएगा। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, और इधर जो देख रहे हैं सिंधु, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र, इस दोनों की उत्पत्ति जो होती है हिमालय पार, अर्थात कहाँ से होती है जानते हैं? तो आपको तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से। चलिए 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध जल संरक्षण से है? तो साथियों जल संरक्षण से जो है आपको हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, नीरू मीरू संबंधित है, अरवारी पानी संसद जो है जो कि आपको राजस्थान में, क्या है? राजस्थान में। डी कर रहा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नीरू मीरू कहाँ है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में है। तो सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 58 में कह रहा है रालेगन सिद्धि गांव किस राज्य में अवस्थित है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है बिहार, पंजाब, मणिपुर और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है कि आपको सही आंसर है। देखिए इस गांव का नाम जो है वो आपको पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है कोयला के लिए, सोना के लिए, लौह के लिए, तांबा के लिए। तो साथियों कोलार जो है वो आपको सोना के लिए प्रसिद्ध है। और ये देखिए कि आपको कोलार पर एक फिल्म आया था जिसका नाम था केजीएफ, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड। क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपको कहाँ जानते हैं? तो आपको कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। तो सोना मतलब कौन सोना जानते हैं? तो आपको गोल्ड वाला सोना। कौन सोना? गोल्ड वाला सोना, ठीक है ना, नॉट स्लिप वाला सोना, नॉट वो बाबू सोना, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि ये जो कोलार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको सोना के लिए, जो कि गोल्ड जिसको कहते हैं, जिसके आभूषण बनते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लेटेक्स जो है
किस वृक्ष के दूध से बनता है? तो देखिए, तो ये जो आपको लेटेक्स है, वो आपको क्या होता है कि रबर के वृक्ष से जो होते हैं वो आपको बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 62 में क्या करा है, देखिए करा कि किशमिश का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों, किशमिश जो होता है ना, वो आपको अंगूर से क्या होता है कि आपको बनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानसिक श्रम जो है वो आपको नहीं करते हैं? तो देखिए कह रहा है अध्यापक, चिकित्सक, धोबी, संगीतकार। तो देखिए अध्यापक जो है मानसिक श्रम करते हैं, क्या करते हैं? मानसिक श्रम। चिकित्सक जो है मानसिक श्रम करते हैं, संगीतकार भी मानसिक श्रम करते हैं, धोबी जो होते हैं वो आपको फिजिकली वर्क करते हैं, मतलब वो शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देखिए कि पढ़ाना कितना भिड़ा है, मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझा दूं। अपना जैसे कि मेरा रूटीन है, उस रूटीन के समझिए कि सुबह 5 बजे से जो मेरा बैच स्टार्ट होता है वो आपको लास्ट जो समाप्त होती है वो आपको 11 बजे जो होती है वो आपको समाप्त होती है। तो देखिए, तो 5 और 6 कितना हो गया बताइए? तो आपको 6 घंटा का यह बैच हो गया। कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास अगर किसी बैच को देना हो तो वह 12 बज जाता है। मतलब सुबह का ज्यादातर काम जो होता है 7 घंटे की होती है, ठीक है ना। फिर आपको 2 बजे से शुरू होती है बैच, 2 बजे से लेकर आपको क्या होता है कि आपको 7 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलती है। तो 5 घंटा इधर हो गया, मतलब 7 5 12 बैच जो होते हैं वो आपको ऑलरेडी लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको फिजिकली श्रम नहीं करते हैं, हम लोग मेंटली श्रम करते हैं, दिमाग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दिमाग का। तो देखिए, तो इसमें अध्यापक हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या हो गया कि आपको चिकित्सक हो गए, संगीतकार हो गए, ठीक है ना, इंजीनियर हो गए। ये सब आपको मानसिक श्रम कर, सॉरी क्या कहते हैं कि आपको मानसिक श्रम करते हैं, जबकि धोबी जो है वो आपको क्या करते हैं? तो शारीरिक श्रम करते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए आपको क्या है कि हम ऑनलाइन क्लास जो है ज्यादा नहीं दे पाते हैं। देखिए अभी रात के जो है वो आपको 12:41 हो रही है, और उस समय मतलब इस समय यह वीडियो जो है आपको शूट हो रही है। तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जो होता है आपको एक टीचर को वर्क करना होता है। आप लोग प्लीज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि हमारी मेहनत जो है थोड़ा सा क्या हो कि आपको रंग लाए, आप लोग भी जीवन में उन्नतता को क्या करें कि आपको प्राप्त करें, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग जो है वो आपको नहीं है? तो देखिए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, जापान, नेपाल। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं कुवैत, इस कुवैत में जो है क्या है जानते हैं कि आपको रेल मार्ग जो है साथियों वो आपको नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि केंद्र मुख, ठीक है ना, आपको लौ एस खान का संबंध किस राज्य से? तो देखिए कह रहा है उड़ीसा, पंजाब, उसके बाद है आपको क्या? कर्नाटक, राजस्थान। तो ये जो केंद्रमुख लौ अयस्क है साथियों ये आपको कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। बाकी इधर उड़ीसा देख रहे हैं तो उड़ीसा भी आपको लौ अयस्क उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, उससे पहले इसका आंसर सी बता दिया है। देखिए कह रहा है सिंगरेनी, वो जो कि सिंगरेनी है कहाँ पर ये जान लीजिए। तो ये आपको तेलंगाना में बच्चे हमारे फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिंगरेनी है ये आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको कोयला के लिए। और इसी में हम पूछ देंगे कि आपको सिंगरौली जो आपको खनिज क्षेत्र है वो आपको कहाँ है? तो देखिए, तो ये जो सिंगरैली है ना वो आपको कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में, क्या है? मध्य प्रदेश में। और सिंगरैनी पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपको तेलंगाना में। तो देखिए, तो एक में नी लगा है और एक में जो है आपको क्या है? ली लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। आगे देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन चावल से संबंधित है? तो देखिए कह रहा है अरेबिका। तो अरेबिका कॉफी का प्रकार है, तो यह नहीं होगा। बासमती, तो देखिए बासमती जो है ना वो आपको चावल से क्या है कि आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपको राइट आंसर है। बाकी जो उलांग है वो आपको चाय का क्या है कि आपको एक प्रकार है। देखिए उलांग क्या है? तो चाय का एक प्रकार है। अरेबिका क्या है? तो आपको कॉफी का एक प्रकार है। चावल का एक प्रकार कौन है? तो आपको बासमती है, ठीक है ना। क्या है? बासमती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, कह रहा है निम्नलिखित में से इस इस्पात कारखाने को दामोदर नदी से जल की आपूर्ति नहीं की जाती है? तो देखिए कह रहा है कुल्टी। तो कुल्टी को दामोदर नदी से जल आपूर्ति होती है, दुर्गापुर को भी होती है, बोकारो को भी होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर का जो आपको लौह इस्पात कारखाना है वो अपने लिए आवश्यक पानी जो होता है वो आपको स्वर्ण रेखा नदी से लेता है, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आते होंगे, ठीक है ना। चलिए 68 में, सॉरी 69 में, दूरदर्शन सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, तो दूरदर्शन सेवा जो है साथियों
यह आपको 1959 में प्रारंभ की गई थी। मतलब कि भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत होती है वह कब होती है? तो 1959 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे 70 में, जो कि आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी की प्रवाह दिशा क्या है? तो साथियों बिहार में गंगा नदी जो होती है वो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है कि आपको बहती है। वैसे भी जान लीजिए कि गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए ही क्या होती है कि आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में जो होता है वो आपको क्या कहा जाता है जानते हैं? तो आपको पद्मा कहा जाता है। कहाँ? तो देखिए तो आपको बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो आपको पद्मा। और बांग्लादेश में जब आपको क्या होता है कि गंगा नदी और साथ साथ आपको यमुना नदी मिलती है, तो यमुना नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। तो देखिए तो जब पद्मा और जमुना एक साथ मिलता है कहाँ? तो आपको बांग्लादेश में। क्या है? बांग्लादेश में। तो इसके संयुक्त जलधारा को कहा जाता है आपको मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि बांग्लादेश में गंगा नदी क्या है? गंगा नदी और यमुना नदी के संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? तो आपको मेघना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर है। तो साथियों आज हमने क्या किया कि आपको जो सेंटअप एग्जाम हुए थे 2023 में, ठीक है ना, उसका जो ज्योग्राफी का पेपर था उसका सोल्यूशन कर लिए, और दिन प्रतिदिन आपको जो है इसी प्रकार के सोल्यूशन जो है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो साथियों आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है ना। जहां भी समस्या हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए साथियों आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।